अस्सलाम वालेकुम। जब हमने 1900 यानी कि 1898 तक की हमने हिस्ट्री पढ़ ली कि सर सैयद अहमद खान की डेथ हो जाती है, और सर सैयद अहमद खान का क्या रोल था इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने पॉलिटिक्स से मना किया था, और 1858 के बाद जिस तरह वाइस रायज आए डिफरेंट, और उन्होंने क्या क्या काम हुआ उनके दौर में वो हमने देखा। सर सैयद अहमद की डेथ के बाद फिर इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चेंज आया, और उस मुख्तलिफ वाइसरायज के टेन्योर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चेंजिंग आई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो पीपीएससी एफपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये मैप देखें। ये 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि 1900 का है या जैसा। ये जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए है कि इस वक्त ब्रिटिश का कब्जा है दिल्ली पर भी, और यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं। देखो ये येलो मैप दिखाया गया इंडियन स्टेट्स। तो ये इंडियन स्टेट बेसिकली इंडियन सूबे हैं, जिस तरह ये बलूचिस्तान है, कश्मीर, राजपूताना, हैदराबाद, मैसूर, और ये पता नहीं कौन सा है। ठीक है, इस तरह बांग्लादेश यहाँ पर। तो कुछ यहाँ ऐसी जगह थी जो ये जो ब्लू दिखाई हुई हैं, तो ये अनडिफाइंड एरियाज हैं। मतलब इन्हीं स्टेट्स में से, या ब्रिटिश ने खुद उन पर वो रूल कर रहे थे बाकायदा। तो प्रोविंसेस की तादाद बहुत कम थी। ओवरऑल तमाम एरियाज को प्रोविंसेस नहीं बनाया गया था। और जितने भी प्रोविंस थे, ये जितने वहां पर हिंदू मेजॉरिटी थी। जिस तरह के अभी वो डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहे हैं मुख्तलिफ, इससे मुसलमान तो परेशान है, लेकिन हिंदू खुश हैं कि जहां भी इलेक्शन होंगे तो जीतेंगे तो हम ही। हिंदू ये कहते थे चुनाचा। खैर, सर सैयद अहमद खान के बाद मुसलमानों ने कुछ कोशिशें की, स्पेशली यहाँ पर ये जिस तरह एंग्लो अफगान वार थी हमने पढ़ा, इस एरिया में, या ये वाला जो एरिया था यहाँ पर, इस मतलब इरा में, इस यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ जब वार हो रही थी ब्रिटिश की, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, जिसको नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस कहते हैं। पाकिस्तान में भी ये सूबा था 2010 से पहले, अब इसको केपीके कहते हैं। चुनाचा इन्होंने इन लोगों की जो एक्टिविटीज थी, जो जिस तरह इन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था, इन्होंने कहा कि जनाब इसको हम एक प्रोविंस डिक्लेयर कर देते हैं। ये वाला क्यों कर देते हैं ये मैंने अभी आपको बता दिया। अफगानिस्तान और ये ड्यूरेंट लाइन पर एनडब्ल्यूएफपी प्रोविंस था, उन्होंने क्योंकि अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था जंग में, उनकी जो सपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक सूबा बना दिया यहाँ पर। लॉर्ड कर्जन का दौर था 1899 से 1905, और एनडब्ल्यूएफपी एक प्रोविंस बन गया। जाहिर है मुसलमानों को इससे बड़ी खुशी होगी कि एटलीस्ट एक प्रोविंस है। आफ्टर देन क्या हुआ कि 1905 बंगाल का जो गवर्नर था सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, वैसे ही कभी एमसीक्यू पूछा नहीं गया, मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बंगाल एक प्रोविंस है। ये देखें, बंगाल एक प्रोविंस जो बहुत बहुत बड़ा सूबा था। पहले भी दिखाया था मैंने आपको मैप में। 8 करोड़ की यहाँ आबादी थी, 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर तकरीबन इसका एरिया था। तो सुनाचा इसका जो गवर्नर था उसने पैगाम भिजवाया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जनाब, ये जो इतना बड़ा इलाका है, मुझसे ये काबू नहीं होता, चुनाचा आप मेहरबानी करें। और उन्होंने मेहरबानी की और इसको ईस्ट और वेस्ट बंगाल में ब्रेक कर दिया। अब जब ये ज्वाइंट ज्वाइंट था, अनडिवाइडेड था, तो इन दोनों का कैपिटल था कलकत्ता। अब देखें कैपिटल में ज्यादा तरक्की होती है, आप पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस के कैपिटल्स हैं उनको देख लें। खैर, जबकि जो ईस्टर्न बंगाल था इसका कैपिटल बन गया ढाका। अब ईस्ट बंगाल का कैपिटल ढाका और वेस्ट बंगाल का कलकत्ता। कलकत्ता की इंपॉर्टेंस भी प्रीवियस लेक्चर में, जिस तरह नवाब सिराजुद्दौला के दौर में देखो, जितनी भी अंग्रेज यहाँ फैक्ट्रियां लगा रहे थे तो कलकत्ता दिखा है। ये इस तरह ये जो इलाका था ये वाला, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में मोस्टली हिंदू थे, और ईस्टर्न बंगाल में अब 60% मुसलमान हो गए थे। अब बताएं, इलेक्शन होगा तो जाहिर है जो मुस्लिम मुस्लिम मेजोरिटी का इलाका है तो मुसलमान जो जीतेगा वहां पे, कोई भी गवर्नर अगर खड़ा होता है। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि यहाँ पर जो वुकला थे उनको नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ ईस्टर्न बंगाल तो इतने एजुकेटेड नहीं थे। यहाँ पर अब अपनी अदालतें बन जाएंगी ईस्टर्न बंगाल में, वेस्टर्न बंगाल में। इसके अलावा मर्चेंट्स जो थे, ताजिर, उनको बहुत नुकसान हुआ, पॉलिटिशियंस को नुकसान हुआ। चुनाचा इन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट के नाम से एक मूवमेंट चला दी, जनाब हमारे देश तोड़ने लगे हो।
अब देखें, पार्टीशन ऑफ बंगाल में 60% मुसलमान हो गए थे ईस्ट ईस्ट बंगाल में, और इस तरह NWFP में भी 80% मुस्लिम्स थे। ठीक है, 80% मुस्लिम्स थे, तो इस तरह मुसलमान यहाँ से वो उनको थोड़ा सा पॉलिटिकली वो स्ट्रोंग हो रहे थे कि जनाब चलो 2 प्रोविंसेस तो हमें मिल गए हैं। इस चीज से उनको हौसला हुआ। अच्छा, ये बात है 16 अक्टूबर 1905 की, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंपॉर्टेंट डेट है। बहरहाल स्वदेशी जो मूवमेंट्स लाई हिंदुओं ने कि जनाब ये तो हमारे जो माता है उसको तोड़ रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अंग्रेजों ने इनकी कोई नहीं सुनी, और उनको पार्टीशन ऑफ बंगाल कायम रह दी। नेक्स्ट क्या होता है? अच्छा, जो इंडियन पॉलिटिक्स में, उससे पहले हम यहाँ जाते हैं कि 1901 में मलका विक्टोरिया, जो कि 61 साल हुकूमत करने के बाद 1901 में इनकी डेथ हो जाती है, मलका विक्टोरिया की, 1837 से 1901। और जो नेक्स्ट प्रिंस है, जो नेक्स्ट किंग है, वो बनते हैं एडवर्ड 7, किंग एडवर्ड 7। अब किंग एडवर्ड 7 का कोई सच इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इनकी आएगी जब इनकी डेथ होगी, तो उससे उससे क्या होता है, इंडिया में क्या चेंज आता है, वो हम देखेंगे, इसलिए ये बात आपने याद रखनी है। लॉर्ड मिंटू का दौर आ जाता है, और 28 दिसंबर 1906 को क्या होता है कि 28 दिसंबर 1906 को एक 20th सेंचुरी सेशन होना होता है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का। अब यहाँ पर आप थोड़ा हम बैक चलते हैं 1 साल के पीछे। ठीक है, चलते हैं, जिसमें होता क्या है 1906 में, जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाती है, तो कुछ अलीगढ़ के जो पढ़े लिखे सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं जनाब, अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं, आर्क बोल्ड के पास, उससे डिस्कशन करते हैं कि जनाब हम मुसलमानों को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। चुनाचे वो जो आर्क बोल्ड इनके टीचर होते हैं, वो वायसराय से इनकी मीटिंग करवा देते हैं, लॉर्ड मिंटू। और वायसराय कहाँ बैठा है? शिमला में। ठीक है, ये बात है तकरीबन मार्च अप्रैल की बात है, सॉरी अक्टूबर की बात है, 1 अक्टूबर 1906 को उनकी मीटिंग होती है लॉर्ड मिंटू से। ठीक है, इस लाइन का मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, इस पे ध्यान रखना जरा। अब लॉर्ड मिंटो से जाकर मिलते हैं वो, ये 35 लोगों का डेलीगेशन होता है, इसको शिमला डेपुटेशन कहते हैं, शिमला डेपुटेशन इसको कहते हैं, शिमला। और लॉर्ड मिंटू से जाकर, मतलब 35 लोग होते हैं, इसका जो लीड कर रहा होता है वो सर आगा खान होते हैं, शिमला डेपुटेशन 1906। ये करते क्या है जाके, ये कहते हैं जनाब, मिंटू साहब इनको देखते हैं, ठीक है, और पूछते हैं हाँ भाई क्या बात है। कहते हैं सर हमारी कुछ बातें हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है, आप हमारे रूलर हो, आप बहुत अच्छे हो, और क्या है जी, हमें मुस्लिम कोर्ट्स चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि मुसलमानों का जो ट्रायल है वो अलग हो, मुसलमानों के कोर्ट्स हों। जिससे अब कलकत्ता में तो बहुत सारे अदालतें थी, लेकिन ईस्ट बंगाल में तो नहीं थी, तो कहते हैं हमें ढाका में भी कुछ कोर्ट्स वगैरह बना दो, इसके अलावा मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज कुछ बना दो अलहदा, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज अलहदा यूनिवर्सिटीज बना दो। यहाँ तक तो ठीक था, मिंटू ने कुछ नहीं उनको कहा। तो उसके बाद वो कहने लगे सर हमें एक और काम है। क्या कहता है, हमें ना ऐसा करें, मेहरबानी होगी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो अंग्रेज की थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कहता है उसमें हमें सीटें दे दो 33%। ठीक है, तो मिंटू उसको बड़ा घूर के देखता है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब वो ओवरऑल सीट थी इंडियंस की तो थी, लेकिन वो कहता है कि हम चूंकि अब मुसलमान जो हैं वो सेंसस में कितने बताए थे मैंने प्रीवियस लेक्चर में, 25% मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने सीटों की डिमांड कितनी करनी शुरू कर दी? 33%। वजह पूछा कि वजह वजह ये है जी, क्योंकि आखिर हमारा इतना अरसे, हमने कई सौ साल हुकूमत की है, 1000 साल हुकूमत की है इंडियंस पर, तो हमें कुछ तो प्रिविलेज मिलना चाहिए। चलो जी, वाइसराय कुछ कहता नहीं है, गर्दन ऐसे हिला देता है, वो कहता है सर हमें एक और काम भी। तो कहता है जी, हमें वो जो आपकी जो वाइसराय की काउंसिल है, एग्जेक्टिव काउंसिल, तो उसमें जिसको कहते हैं गवर्नर जनरल एग्जेक्टिव काउंसिल, मुशावरती जिस तरह कैबिनेट होती है आज के दौर में, कहता है आप वो सारे अंग्रेज ही अंग्रेज हो, तो हमारी बात कैसे आपको पता लगेगी, तो आप उसमें ना एटलीस्ट एक सीट मुसलमानों की भी रख लो, किसमें? गवर्नर जनरल की एग्जेक्टिव काउंसिल में। तो मिंटू घूर के उसको देखता, कहता है अच्छा सर, अगर मुसलमानों की नहीं रखते तो फिर इंडियंस की एक सीट तो इंडियंस की रख लो फिर आप। ये बात हो रही है गवर्नर जनरल की एग्जेक्टिव काउंसिल की। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% कोटा हमें दे दो, और गवर्नर जनरल के एग्जेक्टिव काउंसिल में एटलीस्ट एक इंडियन शामिल कर लो।
अच्छा, उसके बाद कहते हैं सर हमारी एक आखिरी बात और है, वो मान लो। मैंने कहा, क्या? कहते हैं इतने सारे 60% हिंदू हैं, अगर हम किसी जगह पर इलेक्शन लड़ते भी हैं, ठीक है, जिस तरह अब लाहौर में कई एमएनए हैं सीट, तो अब वहां पर फॉर एग्जांपल मेजोरिटी अगर किसी और कास्ट, एक पार्टी का सपोर्टर या कास्ट सिस्टम हो, जिस तरह अगर कोई ईसाई अगर लाहौर में खड़ा हो जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्या कभी वो जीत सकता है? नहीं जीत सकता, माइनॉरिटी है। जैसे वो कहते हैं हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की इजाजत दो, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए मुसलमानों के लिए। मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, कहीं 15% है, कहीं 10% है, कहीं 30% है। तो कोटे के हिसाब से मुसलमानों की सीट, वो मुसलमानों को सीट दो, उस हिसाब से मुसलमान को ये इंपॉर्टेंट बात है, इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती है। मुझसे पूछा था इंटरव्यू में कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होते हैं, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है मुसलमान एक इलेक्शन में अगर खड़ा होता है कोई भी मुसलमान, तो उसको मुसलमान ही वोट देंगे। ठीक है, उसको मुसलमान वोट देंगे। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मसला यह है कि जो हिंदू अगर जिस इलेक्शन में खड़ा होगा, उसको मुसलमान भी वोट देंगे, हिंदू भी देंगे। जिस तरह अब ये देखा, पीपीएससी की जो सीटें आती हैं, फॉर एग्जांपल 10 सीटें आई हैं, तो वो कहते हैं 3 सीटें जो ना फीमेल्स की हैं, कोटा है, फीमेल्स का कोटा। अब वो जो 3 सीटें हैं वहां पर फीमेल्स ही आएंगी, ठीक है, वहां पर मेल्स नहीं फाइट कर सकते। लेकिन मसला यह है कि 3 सीटें निकल के जो 7 सीटें हैं वो ओपन मेरिट की हैं, वहां मेल्स भी लड़ेंगे और फीमेल भी लड़ेंगी। तो इस तरह से ये सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने मांगे। पर मिंटू कहता है जनाब, सारी बातें सुन के उनकी खामोशी से, फिर कहता है कि यार ये बताओ कि आखिर आप आए को कहाँ से हो, कौन हो आप लोग? तो सर आगा खान डरते डरते कहते हैं जनाब हम इंडियन मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो कहता है मुझे तो नहीं पता कि रिप्रेजेंटेटिव हो आप, मुझे किसी ने नहीं बताया कि आप कब से रिप्रेजेंटेटिव बन गए हो। चुनाचा वो जो ना कहते हैं कि सर चुप हो जाते हैं, तो कहते हैं भाई आप जाओ, इंडिया जाओ वापस, मतलब जहां से आए हो, और जाके कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, कोई पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश करो जाकर। तो उन्हें बात समझ आ जाती है, कहते हैं हाँ यार वाकई अगर हम पॉलिटिकल पार्टी हो हमारी, तो बाकायदा फिर तो हम रिप्रेजेंटेटिव जाहिर होंगे ना। चुनाचा ये जो 28 दिसंबर 1906 को 20th सेंचुरी सेशन होता है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये वही जो सर सैयद अहमद खान ने इसकी बुनियाद रखी थी 1886 में। और ये भी याद रखना आपने, 20वां अजलास था चुनाचा, इसका सेशन होता है, और इसमें एक वो करारदाद मंजूर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। तो करारदाद मंजूर करना शुरू कर देते हैं, 30 दिसंबर को ये एक करारदाद पेश की जाती है। अच्छा, उससे पहले ये इससे पूछते हैं कि कोई मिंटू से कि जनाब ये जो कांग्रेस थी, आप तो कहते थे कांग्रेस ने सर में दर्द किया हुआ है, कांग्रेस ने परेशान किया हुआ है, अब आपने मुसलमानों को कह दिया अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लो। तो मिंटू कहते हैं एक्चुअल में ये है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टी एक और बन जाएगी मुस्लिम लीग, क्यों क्वेश्चन आता है ना आखिर उसने क्यों कहा पार्टी बना लो, तो कहता था कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन रही थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने एक मजबूत एक और पार्टी जो है ना मुसलमानों की जब बनेगी, तो वो आपस में ही फाइट करते रहेंगे, आपस में उलझते रहेंगे। दूसरी बात ये कि कांग्रेस जो है वो तो एक उन्होंने एज एन इंडियन पार्टी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो कांग्रेस थी बाद में ये हिंदुओं की जमात हो गई थी। चुनाचा 30 दिसंबर 1906 को ये करारदाद जो है ना पेश की जाती है। करारदाद क्या होता है? ये एक्चुअल में हो रहा था बंगाल का वो जो ढाका इलाका है, नवाब सलीमुल्लाह के घर में। घर में सारे मुस्लिम वो जो 35 लोग थे और डेलीगेशन वो इकट्ठा होता है, और भी लोग इधर उधर के इकट्ठे होते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम हैं, नवाब हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, सियासी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इकट्ठे होते हैं नवाब सलीमुल्लाह के घर, नवाब सलीमुल्लाह खान के घर ढाका में। और एक नवाब वकारुल मुल्क जो है, नवाब वकारुल मुल्क को उस ये जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बना देते हैं। उनका असल नाम है मुश्ताक हुसैन जुबैरी, पूछ लेता है बाजू का। तो वो कहते हैं जनाब आप जो नवाब वकारुल मुल्क हो, ये आप प्रेसिडेंसी आपने नवाब सलीमुल्लाह खान करारदाद पेश करते हैं। करारदाद क्या होता है? एक पेज पे ये सारे मुतालबात लिखे होते हैं जनाब, इस तरह हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, ये जो कॉन्फ्रेंस है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को सियासी जमात बना देंगे। चुनाचा इस पे और दो दो चार पॉइंट्स इसने लिखने होंगे,
वो लिखकर वो मुख्तलिफ लोगों को आगे मतलब पेज फॉरवर्ड कर देता है, जो भी उसकी हिमायत करता है वो साइन कर देता है कि जी हम ठीक हैं। चुनाचा उस तमाम लोगों ने इसकी पुरजोर हिमायत की। अच्छा, यहाँ मुस्लिम लीग नू सॉरी मुस्लिम लीग बन रही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन रही थी, और वहां पर 1906 में ही कायदे आजम जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे थे। वो अभी कोई बड़ी पर्सनैलिटी नहीं थे कायदे आजम, उनको इतना जो अभी पढ़कर आए थे 1-2 साल से, वकील थे। तो 1906 में कायदे आजम ने मुस्लिम लीग सॉरी कांग्रेस ज्वाइन कर ली 1906 में, और उनके जो उस्ताद थे, सियासी उस्ताद जिसको कहते हैं, वो उनका नाम था दादाजी नूरू भाई। तो कायदे आजम ये मतलब आप इसको लिंक यहाँ पर कीजिएगा, 1906 में कायदे आजम ने कांग्रेस ज्वाइन की, और कांग्रेस 1906 में सॉरी मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में बन रही थी, और कायदे आजम कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे थे। अच्छा, तो उसके बाद ये बन जाती है पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और फिर 1907 में इसका जो पहला जलसा होता है, एक तो ये बन गई 1907 में, 30 दिसंबर 1907 को एनुअल सेशन होता है। और ये याद रखना आपने, ये ढाका में नहीं हुआ, ये लखनऊ में नहीं हुआ, ये हुआ कराची में। ये पूछ लेता है, ये जो फर्स्ट जो सेशन हुआ, एनुअल सेशन मुस्लिम लीग नून का बनने के बाद, वो कहाँ हुआ था? कराची में। और उसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे आदम जी पीर भाई, ये याद रखना है। आदम जी पीर भाई इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे। और 1908 में, 1908 में क्या होता है, जब इनके मुतालबात वगैरह पूरे नहीं हो रहे थे, स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं, एक तो ये इसका बाकायदा प्रेसिडेंट लगाते हैं, जिसको कहते हैं सर आगा खान, उनको ये प्रेसिडेंट बना देते हैं बाकायदा और इसका भी सर आगा खान कौन को होते हैं? इस्माइली फिरके के होते हैं, फ्रांस में ज़्यादातर रहते हैं। वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होती है, एक रिलीजियस पर्सनैलिटी, जो कि नॉन वायलेंट, किसी के अगेंस्ट नहीं जाना, और इस तरह के जो है ना। ये बहरहाल सर आगा खान के बारे में। अच्छा, आगे चलते हैं। 1908 में क्या होता है? अब सर आगा खान इसके पहले प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है। और बल्कि जिस दूसरे प्रेसिडेंट थे इसके, वो भी आपने उनको भी याद रखना है। उनका नाम था राजा साहब और ऑफ महमूदाबाद, राजा साहब ऑफ महमूदाबाद, ये इसके सेकंड प्रेसिडेंट थे। ये भी आपने याद रखना है, पूछ लिया जाता है। अब सरागा खान ने जब प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने मीटिंग बुलवाई, कहते हैं यार ये जो हमारे कुछ मुतालबात थे, हम 1906 से मिंटू के पास जाके हमने इसको सर्व किया, लेकिन अभी तक कोई बात बन नहीं रही। तो उन बातों से बात निकली, तो उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं, ये जो ना हमारे मुतालबात 1908 की बात है, कहते हैं इसको ऐसा करो डायरेक्ट लंदन पहुंचाओ। कहता है लंदन कैसे पहुंचाए? लंदन अगर पहुंच गए हमारी बात बन जाएगी। उसने कहा लंदन कैसे पहुंचाए? उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि लंदन में एक शख्स है जिसका नाम है सैयद अमीर अली। हमने एक प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा सैयद अमीर अली, जिन्होंने 18 से जो कलकत्ता के जज भी थे और लंदन में भी जज रहे 1877 में, जिसने NMA यानी कि नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन भी की बुनियाद भी रखी थी। अच्छा, इनकी फेमस बुक थी, प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताई मैंने, स्पिरिट ऑफ इस्लाम, वो इन्होंने लिखी। तो वो कहते हैं यार वो लंदन में होते हैं, बल्कि लंदन के वो दामाद थे उन्होंने के इंग्लिश वुमेन फीमेल से शादी की हुई थी। चुनाचा ये उनको लेटर लिखते हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। सैयद अमीर अली तो वैसे भी ज़ाहिर है मुसलमानों के सपोर्टर थे, बड़े खुश होते हैं। वो 1908 में लंदन ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, एस्टेब्लिश करते हैं, लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। यानी कि 1908 में लंदन के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी एक ब्रांच बन जाती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। और जाहिर है जब ये सारे मामलात हो रहे हैं और सैयद अमीर अली की सपोर्ट भी मिल गई, तो फिर आते हैं मिंटू मोरले रिफॉर्म्स। मिंटू मोरले रिफॉर्म्स 1909 में। ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल है जो 8 9 साल के बाद, 10 साल के बाद जो हमने कहा था कि होता है। और इसके मतलब मिंटू तो लॉर्ड मिंटू हो गया, जबकि मोरले क्या था? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि इंडियन, उसको क्या कहना चाहिए, वजीर इंडियन, इंडियन वजीर अमूर हिंद, जो इसके मामलात को डील करता है, वो मोरले था 1909 में। और इसमें बड़ी बात थी कि मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया गया। इसी तरह इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी मुसलमानों को सीट दी गई, यानी कि कोटा बेस जो उन्होंने डिमांड की थी, उनकी डिमांड से थोड़ी सी कम। यानी कि मुसलमानों ने कहा था कि
इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें 33% सीट दो। तो उन्होंने 25%, यानी कि 27 टोटल सीट थी, उसमें से 6 सीटें इन्हें दे दी। अच्छा, और इसके अलावा उन्होंने डिमांड की थी एग्जेक्टिव काउंसिल, जो वाइसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल है, उसमें भी हम एटलीस्ट इंडियन को एक सीट दो। तो उन्होंने इंडियन की भी एक सीट मुकर्रर कर दी। और उसी सीट पर जो सबसे पहले जो इंडियन सेलेक्ट हुआ था, एसपी सिन्हा, इंडियन मेंबर था। ये बात हो रही है एग्जेक्टिव काउंसिल ऑफ वाइसराय, उसका जो पहला मेंबर था वो एसपी सिन्हा था। उसके बाद रिजाइन कर दिया उसने अगले साल। अली इमाम मुसलमानों में से आया था। तो ये बेसिकली एग्जेक्टिव काउंसिल ऑफ वाइसराय, ये इतने फेमस नाम नहीं है, अली इमाम। अच्छा, लेकिन फेमस ये बात है कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां मुसलमानों को जो 25% सीटें मिली, तो कायद आजम ने इलेक्शन लड़ा और कायद आजम 1909 में उसके मेंबर्स बने। ठीक है, कायद आजम 1909 में इसके मेंबर बने। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फेज पे, जो कि लॉर्ड हार्डिंज है। एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है जिसका मैंने अभी पीछे जो कहा था कि डेथ हो, मलका विक्टोरिया की जो डेथ हो गई थी, और जो एडवर्ड सेवन था वो तख्त नशीन हो गया था। तो अब होता क्या है, देखें, हम एक यहाँ पर दोबारा से मैप बनाते हैं, सिंपल सा। ये इंडिया है। अच्छा जी, और यहाँ अभी तक ये जो अंग्रेजों का कैपिटल था, वो याद रखना आपने, वो कलकत्ता था। बेसिक जो कैपिटल था इंग्लिश का, वो कलकत्ता था अभी तक, शुरू से लेकर इनका कलकत्ता। दिल्ली पे इन्होंने दिल्ली की हुकूमत तो खत्म की थी, लेकिन दिल्ली को कैपिटल नहीं बनाया था। अब यहाँ पर इंडिया के साथ कैपिटल ये है बर्मा, म्यांमार, उसके थाईलैंड, यहाँ पर सारी ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी। तो ये जो किंग था इनका एडवर्ड सेवन, इसका जो क्या कहना चाहिए, जो क्राउन प्रिंस था, क्राउन प्रिंस यहाँ पर थाईलैंड के अंदर शिकार करने आया हुआ था। थाईलैंड के अंदर उसका नाम था जॉर्ज फाइव। होता ही है कि उधर एडवर्ड सेवन की, यहाँ पर मतलब जंगलात है ना थाईलैंड के, तो यहाँ आया हुआ था वो बेसिकली घूमने फिरने आया हुआ था, आप कह सकते हैं। तो वहाँ जो एडवर्ड सेवन है उसकी डेथ हो जाती है चुनाचा। अब क्योंकि इंग्लैंड तो बहुत दूर है, तो ये टेलीग्राम टेलीग्राम के जरिए पैगाम पहुंचाते हैं कि जनाब हम ताज भेज रहे हैं, तो आप इसकी ताजपोशी करो चुनाचा। उन्होंने कहा हम ताज भेजते हैं, और आप क्योंकि इंडिया में यहाँ सेंटर पड़ता है दिल्ली, आप ताज हमारा दिल्ली आएगा, और आप जो जॉर्ज फाइव है उसको यहाँ से लेकर चलें साथ, यहाँ से लेकर आए और यहाँ दिल्ली। तो इस तरह क्या होगा, जितनी जल्दी हो सकती है उसकी ताजपोशी हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि जिस तरह हमने अकबर के दौर में भी फिर पढ़ा था कि किस तरह से उसको, जो हुमायूं की जैसे डेथ हुई, तो अकबर को उसने स्टैम्प और ताज वहां भेज दिया कि जाओ उसके जल्दी जल्दी उसको किंग अनाउंस करो चुनाचा। इसी तरह जॉर्ज फाइव के बारे में भी यही सीन था। लेकिन हार्ड जो लॉर्ड हार्डिंज है, इसके हालात पतले, वो कहते हैं इतने मुश्किल हालात हैं, इंडिया के तहरीकें चल रही हैं, मसले मसाइल हो रहे हैं। तो क्योंकि जो वो स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी, तो उसने जाके इंडियंस को कहा कि, जो हिंदुओं को कहा, हिंदुओं की जो भी क्यादत थी उस वक्त, उसको कहा यार आप मेहरबानी करो, जो जाहिर है इतना बड़ा बादशाह जो है ना वो यहाँ पर आने वाला है, उसकी ताजपोशी होगी। तो उन्होंने कहा जनाब हमारी एक ही शर्त है, और वो शर्त क्या है कि वो जो आपने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था उसको अनल कर दो, उसकी पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म कर दो चुनाचा। 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को उसकी ताजपोशी भी होती है जॉर्ज फाइव की। और यहाँ से जो कैपिटल है कलकत्ता से भी दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, और अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल भी होती है 12 दिसंबर 1911 को, यानी बंगाल की वो जो पार्टीशन थी उसको खत्म कर दिया जाता है। इससे जाहिर है हिंदू तो खुश होते हैं, लेकिन मुसलमानों को बड़ा सदमा पहुंचता है। और इसी के करते एक पीपीएससी के एमसी की वजह के, ये जो अनलमेंट हुई पार्टीशन ऑफ बंगाल की, तो नवाब सलीमुल्लाह खान, वो जिनके घर पे ये मुस्लिम लीग बनी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो सियासत को खैर बात कह देते हैं, कहते हैं आज के बाद मैंने सियासत करनी नहीं है। अच्छा, इसके साथ में एक और पॉइंट आपको बताता जाऊं, वो बुक्स में भी आपको ज्यादातर नहीं मिलता। अगले साल यानी कि 1912 में बंगाल की फिर पार्टीशन हुई थी। ठीक है, बंगाल की पार्टीशन फिर, बुक्स से मुराद है मेरा वो जो आपकी हमारी एफएससी की बुक्स होती हैं, हमने बंगाल की पार्टीशन पढ़ते हैं।
तो वो कहता है कि 1912 में बंगाल की अगेन पार्टीशन होती है, लेकिन वो पार्टीशन जिस तरह बिहार और उड़ीसा को साइड में कर देते हैं और बाकी बंगाल एक तरफ कर देते हैं, तो बिहार और उड़ीसा जो है ना उसमें 90% हिंदू होते हैं, और जो बाकी जो बंगाल है उसमें मुसलमानों की परसेंटेज 50% से कम होती है, तो हिंदुओं को कोई इशू नहीं होता चुनाचा उस पर। फिर वो यूं नहीं कहते कि हमारे देश को टुकड़े कर दिया और वगैरह, इस तरह का इस तरह का सीन उसको क्रिएट नहीं होता। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब मुसलमानों को दुख पहुंचा, अब मुसलमान जाहिर है अंग्रेजों के साथ, तो अब वो अंग्रेजों को सही नहीं समझेंगे इंग्लिश को, लेकिन वो ये समझ गए कि यार हिंदुओं की वाकई पावर है। ठीक है, अगर हम जब तक हिंदुओं से सेपरेट रहेंगे तो हमारी कोई बात नहीं बनेगी। चुनाचा वो तलाश करने लगते हैं कि हिंदू को कोई जो जो कांग्रेस है, हिंदू मतलब कांग्रेस, कांग्रेस के साथ कोई अलग सेलेक्ट किया जाए। इसके अलावा वो ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेज जो है ना वो वीक हो जाते हैं वर्ल्ड वार 1, जिस तरह वो एंग्लो अफगान वार मैंने बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, इस तरह वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाती है। और अंग्रेज अब फिर वहां पर जाहिर है जंग में मसरूफ हो जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट वीक होती है, और अंग्रेजों की पूरी कोशिश होती है, ब्रिटिश की पूरी कोशिश होती है कि भाई किसी तरह की एजिटेशन ना हो, कि हमारे हमारे हम जो ना जंग में, फिर दूसरी बात इनको जंग में सिपाही भी तो चाहिए ना, तो इंडियंस राजी रहेंगे तो उनको वो सिपाही तो जाहिर है इधर उधर के बर्मा के और ये हिंदुस्तान के लोग तो जंग लड़ते थे ज्यादातर। अच्छा, अब मैं और क्या कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो वो चनाचा कायदे आजम से रब्ता करते हैं, ये पॉइंट बुलेट पॉइंट में ऐड करना भूल गया। तो कायदे आजम से रब्ता करते हैं कि जनाब आप ऐसा करें, हमारे जो कांग्रेस के साथ हमारे ताल्लुकात को बेहतर करें। तो जो कि कायदे आजम तो वह पार्ट थे कांग्रेस का, चुनाचा वो मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लेते हैं 1913 में। इम्पोर्टेंट बात है। तो 1913 में जो कायदे आजम हैं वो दोनों पार्टी के मेंबर होते हैं, कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसा वर्ल्ड वार 1 भी हो गई और मुसलमानों को भी नुकसान पहुंच गया, कायदे आज़म भी दोनों का पार्ट बन गए, तो मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। एक और इवेंट है जिसने मुसलमानों और हिंदुओं को एक दूसरे के करीब किया, वो था कानपुर इंसिडेंट 1913। कानपुर इंसिडेंट क्या था कि एक जगह थी वहां पर, जो ब्रिटिश सरकार है वो वहाँ एक सड़क बनाना चाहती थी, जाहिर है इन्होंने सड़कें बनाई, ट्रेन की पटरियां बनाई अपनी सहूलत के लिए, तिजारत के लिए। वहां पर एक मस्जिद दरमियान में आ जाती है, थोड़ा सा उसका कॉर्नर है, वो कॉर्नर भी वो वाला पोर्शन जहाँ पर गुसल खाना और वुजू खाना है या वाशरूम्स है, वो वाला एरिया उस सड़क के दरमियान आता है। तो ये कहते हैं जनाब ये आप मस्जिद का ये वाला पोर्शन यहाँ से कहीं और ले जाएं, वो कहते हैं नहीं इससे तो मस्जिद शहीद हो जाएगी। ठीक है, हालांकि ये कोई इंटीग्रल पार्ट तो नहीं होता मस्जिद का, भारत उससे एक बात, क्योंकि नफरतें तो दिल में है ना, उससे बात बढ़ती बढ़ती और इतनी बढ़ती है वो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, और एक गवर्नमेंट है जनाब हुक्म दे देती है आप फायर कर दो जो बात ना माने, क्योंकि वो वैसे गुस्से में होते हैं। मतलब वो जो कॉम्प्लेक्सिटी चल रही होती है इंटरनेशनल में, जिस तरह वर्ल्ड वार 1 से जो पहले होती है, तो वो कहते हैं उड़ा दो जो बात ना माने। तो 113 मुसलमान यहाँ पर इस इंसिडेंट में शहीद हो जाते हैं, कानपुर इंसिडेंट में। चुनाचा इससे ज्यादा वो हिंदू जाहिर है कहते हैं कि अगर ये शहीद किए जा सकते हैं तो हम पर भी जुल्म हो सकता है, इस तरह जो है ना आपस में इनके अब रिलेशन बेहतर होते जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम। अच्छा सॉरी, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको बल्कि मैं अभी सेट कर देता हूँ। अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई 1913 का, कानपुर इंसिडेंट हो गया, वो भी मैंने बता दिया। अब एक और इशू क्रिएट होता है जनाब, एक सिल्क लेटर मूवमेंट के नाम से। ठीक है, सिल्क लेटर मूवमेंट क्या होती है, एक बंदा होता है जिसका नाम होता है उबैदुल्ला सिंधी। तो वो यहाँ पर वो कहता है जनाब बलूचिस्तान है, सिंध है, यहाँ पर रिवोल्ट कर दो। जो ब्रिटिश हैं वो तो वैसे कमजोर हो गए, वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गई है, और वर्ल्ड वार 1 जैसे स्टार्ट हुई है तो ना चाह अगर हम कोशिश करें अफगानिस्तान के साथ मिलकर, बलूचिस्तान सिंध ये लोग, तो हम अपना सेपरेट मुल्क बना सकते हैं या जिस तरह भी आज़ादी हासिल कर सकते हैं।
उबैदुल्ला सिंधी चुनाचा, ये क्या काम करता है कि एक रुमाल, ठीक है, रेशम का एक रुमाल बनाता है, और उस रेशम के रुमाल पर एक तहरीर लिखता है, सारी रिपोर्ट लिखता है, और एक रिलीजियस पर्सनैलिटी होती है मौलाना महमूदुल हसन, उनको ये भेज देता है, वो मक्के में होते हैं। लेकिन ये वो क्या काम करता है, रास्ते में वो पकड़ ही जाता है, लेटर वो जो रुमाल होता है वो भी पकड़ा जाता है। चनाचा महमूदुल हसन को भी बाद में वो गिरफ्तार कर लेते हैं, मौलाना महमूदुल हसन को भी, और उनको एक आइलैंड कंट्री में जिसको कैद कर दिया जाता है इस जुर्म की बर्दाश्त पर, भाई आपने इनिशिएट लिया है या आपने उनको मुतहरिक किया होगा। इसीलिए मौलाना महमूद अल हसन को असीर माल्टा भी कहते हैं। पर और उबैद सिंधी के साथ भी बहुत बुरी बनती है एट द एंड। ये थी सिल्क लेटर मूवमेंट। एक तो 1915 में हुई, ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि महमूद अल हसन, मौलाना महमूद अल हसन को लिखा गया था, उबैदुल्ला सिंधी ने लिखा था। और फिर इसका मकसद क्या था कि जनाब बलूचिस्तान सिंध के जो इलाके हैं यहाँ रिवोल्ट की जाए, अंग्रेजों के खिलाफ की जाए, ताकि बलूचिस्तान की मदद से की जाए वगैरह वगैरह, आपने याद रखना है। अच्छा, उन ये वर्ल्ड वन स्टार ये हमने पढ़ लिया। लखनऊ पैक्ट 1916, लखनऊ पैक्ट किया था 1916, वो कायदे आजम की काविशों से जो हिंदू और मुसलमान है वो इकट्ठे होते हैं, एक जो, क्योंकि देखें दोनों का जो एनुअल सेशन है, कांग्रेस हो या ऑल इंडिया मुस्लिम लोग लीग हो, उनका जो सेशन है वो दिसंबर में होता है। चुनाचा कायदे आजम क्या करते हैं, अपनी मेहनत से लखनऊ के अंदर दोनों का ज्वाइंट सेशन करवा देते हैं। ये पहला और आखिरी ज्वाइंट सेशन था, और इसमें मुसलमानों की बहुत सारी बातें जो है ना एक्सेप्ट भी कर ली जाती हैं, और इसको पीस ट्रीटी, पीस पैक्ट कहा जाता है। कायदे आजम को, जो एक फीमेल एक शायरा है सरोजनी नेदो, कायदे आजम को कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। एम्बेसडर ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी इनको कहा जाता है, सरोजनी नेदो इनको कहती है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, इस लखनऊ पैक्ट की जो ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, लखनऊ पैक्ट की प्रेसिडेंसी कायदे आजम नहीं कर रहे। लखनऊ पैक्ट की जो ये जो हो रहा था, सेशन हो रहा था, जॉइंट सेशन, इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे अंबिका चरण, क्योंकि कायदे आजम देखो इस वक्त सीनियर मेंबर नहीं है इतने, ठीक है, हाँ उनके एक्टिविस्ट हैं, यंग हैं, तो इसको अंबिका चरण, AMBEKACHARAN, अंबिका चरण जो है इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे। और इसके अंदर एक और दिलचस्प बात, एक दो दिलचस्प बात क्या, वो इसमें जो हिंदू हैं, कांग्रेस है वो कहता है जनाब हम आपके सेपरेट इलेक्टोरेट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी जो 33% डिमांड है सीटों की, कि भाई असेंबली में हमें सीटें दें 30, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बदले में वो कहते कहते हैं हमें सपोर्ट करो, हम ब्रिटिश के अगेंस्ट दोनों मिलकर मेहनत करते हैं, इनको निकालते हैं यहाँ से, और अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, और उस गवर्नमेंट में अलेक्स सेलेक्ट करके जो ना इंडिया को चलाएंगे। इस तरह की बातें होती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लखनऊ पैक्ट जो दिसंबर 1916 को हुआ, 30 दिसंबर कर लें आप इसको, तो इसमें उन्होंने सेपरेट, हिंदुओं ने, कांग्रेस ने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट को भी एक्सेप्ट किया, और 33% सीट्स को भी एक्सेप्ट किया। ये इंपॉर्टेंट बात है। और कायदे आजम को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी कहा गया, सरोजनी नेदो ने कहा। सरोजनी नेदो का निकनेम है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल एक एक फ्रांस की नर्स है फेमस, तो उसको कहते हैं कि जिस तरह वो फ्रांस की नर्स नाइटिंगेल काम करती थी, सर्विसेज देती थी, इसी तरह ये सरोजनी नेदो भी देती है। ओके जी। लॉर्ड कैम्सफोर्ड, इसके दौर में 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो जाती है, ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। 1916 में, याद रखें 1916, इसके दौर में लखनऊ पैक्ट नहीं हुआ, उसी के दौर में हुआ। अब जी जब हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो अंग्रेजों को भी तो प्रेशर पड़ेगा ना। चुनाचा वो क्या करता है, 1917 को अगस्त डिक्लेरेशन देते हैं। अगस्त डिक्लेरेशन क्या है, वो मुसलमानों और हिंदुओं को कहते हैं भाई ऐसा करो, बंदे बनो, ठीक है, एजिटेशंस ना करो, प्रोपेगेंडा ना करो, आप हमें सपोर्ट करो, और जो है ना आप मतलब जंग में हमें सपोर्ट करते रहो, एज सच ऐसे ही, और जब हम जंग जीत गए तो फिर आपको मराद देंगे, आपको आपके फायदे के लिए कोई ना कोई काम करेंगे। बहरहाल उनके सर पे तो यही था कि अब ये हारने लगे हैं, गांधी भी ये कहते थे अब तो ये हारने लगे हैं, अब ये ना हमारे से मिन्नतें करेंगे, अब हम इनको पूछेंगे, इन्होंने हम पे इतने सालों से हुकूमत कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सिचुएशन होती है।
मोंटगे मोंटेग स्केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये क्या है 1919 में? जिस तरह 1909 का मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स आई, इसी तरह मोंटेग स्केल्म्सफोर्ड ये हर 10 साल के बाद जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन देना था, ये उसी का पेश खेमा था 1919 में जंग जीतने के बाद ये दिया। अच्छा, उससे पहले चलो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड वार 1 जब एंड हो गई तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे इनको सप्रेस भी किया इंडियंस को। अच्छा, और तुर्की के टुकड़े कर दिए, उससे उर्दन, इराक, ये जितने भी 8-10 कंट्रीज निकले यहाँ से, अरब, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, यमन, ये सारे जो तुर्की के अंडर थे ये अलग बन गए। इससे भी फिर जाहिर है मुसलमानों को सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची, और उन्होंने खिलाफत की रिस्टोर के लिए जो खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट वो अभी करेंगे। ठीक है, इससे पहले वफद भेजते हैं लंदन के, जनाब ऐसा ना करें, मेहरबानी होगी। तो अब कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स क्या लेकर आते हैं? कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म मतलब ये होता है कि 1919 में वो लेकर आते हैं कि जनाब 1919 में कि वो क्या कहते हैं, मॉन्टेक ये डाईआरकी सिस्टम लेकर आते हैं। ये भी इनकी मेहरबानी होती है, डाईआरकी सिस्टम लेकर आते हैं। और डाईआरकी सिस्टम क्या होती है कि जो सूबे और सेंट्रल की अलग अलग गवर्नमेंट होगी, जिस तरह आप देखें हमारे पाकिस्तान में देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, प्राइम मिनिस्टर है, और वहाँ पर जो गवर्नर, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के अंदर गवर्नर्स हैं सूबों के। तो ये डाईआरकी है, सूबों के कुछ सूबों के अख्तियार आते हैं, कुछ सेंटर के अख्तियार आते हैं। ये तो इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन 1918 में इन्होंने एक कमीशन बनाया था। अब हम 1919 की भी बात करेंगे। 1918 में एक इन्होंने एक कमीशन बना दिया जस्टिस रोलेट के जेर निगरानी, 1918 में, सॉरी, 1918 में एक कमीशन बना दिया। और उस कमीशन को कहा कि ये जो इंडियंस हैं ना, जिन्होंने ये एजिटेशंस क्रिएट कर रहे थे, इश्यूज क्रिएट कर रहे थे, इनका जरा पता तो करवाओ ये कौन कौन लोग थे। चुनाचा वो एक कमीशन एक रिपोर्ट बना के देता है। और 19 पता नहीं इसमें मैंने यहाँ ऐड किया, तो वो एक रोलेट एक्ट पास करते हैं 1919 में। रोलेट एक्ट इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा रोला मचाता है, आप यूं समझ लें। इस ये कहता है जनाब, ये जो है ना, इनसे मरात ले लो, इनको इकट्ठा ना होने दो, इनसे इनकी बड़ी बड़ी पोस्टें कैंसिल कर दो इंडियंस की। ठीक है, अब जस्टिस रोलेट के नाम पर ये रोलेट एक्ट है बेसिकली, ये याद रखना आपने। और कायदे आजम इसको ब्लैक एक्ट कहते हैं। और 1919 में वो जो कायदे आजम 1909 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट थे 1919 में, इस रोलेट एक्ट की वजह से कायदे आजम रिजाइन कर देते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। अब ये रोलेट एक्ट पास हो गया, अब इंडियंस पे पाबंदी होगी इकट्ठे नहीं होना। लेकिन अब कुछ टाइम में गुजरा था कि अप्रैल अप्रैल के महीने में ये जो पंजाब का स्पेशली एक मेला होता है, जिसको कहते हैं बसंत का मेला, बैसाखी का मेला। बैसाखी में क्या होता है, गंदुम कटती थी उन दिनों, तो सारे गांव के लोग इकट्ठे होते थे, और जब वो खुशियां मनाते थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मास एकड़ हुआ, इंपॉर्टेंट इवेंट। होता क्या है, यहाँ की जो लीडरशिप होती है वो कहती है कि चलो मेला मेला तो लगेगा, मेले की परमिशन मिल गई तो हम इकट्ठे भी हो जाएंगे। अब जनाब वो इकट्ठे, क्योंकि अभी नया नया रोलेट एक्ट पास हुआ था, ये लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो जनरल डायर को किसने कहा कि जनाब ये इंडियंस ये काम कर रहे हैं, तो वो पैगाम भिजवाता है कि वो हजारों लोग कहते हैं यहाँ से हट जाओ, इकट्ठे नहीं होना। तो कोई उसकी बात मानता नहीं है, कहता क्या कर लेगा जनरल डायर। वो उसके पास एक बहुत बड़ी मशीन गन होती है उस जमाने के हिसाब से, तो वो उसको कहता है कि फायर खोल दो। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा इशू था। इसमें तकरीबन 400 के करीब लोग मुसलमान, 400 के इसमें हिंदू भी थे, क्योंकि पंजाब का इलाका था ना अमृतसर, ये ज्यादातर उसकी बात है, अमृतसर वगैरह के इलाकों की। जलियांवाला पंजाब, हिंदू पंजाब जो है वहाँ का ये वाक़या है। तो 380 लोग जो है ना वहाँ डेथ हो गई, मोस्टली इसमें हिंदू थे। जनरल डायर उसका नाम था। ठीक है, 1200 लोगों की करीब तकरीबन इंजरीज हो गई। इस जनरल डायर को बुचर ऑफ अमृतसर भी कहते हैं, अमृतसर। ठीक है, तो बुचर ऑफ अमृतसर भी कहते हैं इसको बंदे को। ये ज्यादातर उसमें सिख और मुसलमान, ये लोग जो थे ना, इनकी डेथ हुई जलियांवाला बाग में। अब देखें ये जो सिचुएशन आएगी, अब एक तो वो रोलेट एक्ट पास हो गया, एक जलियांवाला बाग का। अब इसका मतलब वहां पर फिर एक मूवमेंट जो चल रही थी, खिलाफत मूवमेंट, वो तो मुसलमानों ने चलाई हुई थी अपने लिए। तो जो गांधी था उसने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई थी,
तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वो जो खिलाफत मूवमेंट थी वो किसने चलाई थी, जिनको कहते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, ठीक है, उनकी जो वालदा थी उनका बड़ा किरदार था, अब्दी बेगम, ठीक है, एमसीक्यूज आ जाता है। इनको कहते हैं अली ब्रादर्स, शौकत अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर, अली ब्रादर्स, इन्होंने बड़ी जेलें काटी खिलाफत मूवमेंट के लिए। तो उनकी जो वालदा ने इनको इनिशिएट दिया था, अब्दी बेगम ने, भी अम्मा इनको कहते हैं। चुनाचा एक तो खिलाफत मूवमेंट चल रही थी 1919 से, और एक नॉन को, अब जलियांवाला बाग एकड़ जो जब ये इंसिडेंट हुआ तो गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला दी कि भाई हम आपका साथ नहीं देते, आपके साथ कॉपरेशन नहीं करते, वगैरह वगैरह। अब इन दोनों के जब वो खिलाफत मूवमेंट में, तो एक साल अगले साल ही जो शौकत अली जौहर, उनको जो अली ब्रदर्स थे उनको कैद कर लिया। तो गांधी इन दोनों मूवमेंट्स को लीड कर रहे थे, गांधी, ठीक है, बड़ी पर्सनैलिटी है गांधी, बल्कि कहते हैं कायदे आजम से भी बड़ी पर्सनैलिटी है। तो इन दोनों को वो लीड कर रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सत्याग्रह भी कहा जाता है, सत्याग्रह। और 1921 में इसको और ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए, मतलब उन्होंने आपस में और ज्यादा माहिदे किए। इसके अलावा एक इशू यहाँ से शुरू हुआ था, हिजरत मूवमेंट का 1981 में। 1981 में क्या हुआ था कि अली ब्रादर्स ने कहा मौलाना को, जो इंडियंस मौलानास थे वहाँ पे, मुफ्ती थे, उन्हें कहा कि आप ऐसा करो कि इसको दारुल, क्योंकि वो उनके सेंटिमेंट बहुत ज्यादा अटैच थे खिलाफत, जो तुर्की की खिलाफत थी। अच्छा, एक और यहाँ पर बात मैं ऐड कर दूं, शायद बातें कुछ रैंडम भी हो रही हूँ, कि जो वहां पे तुर्की की खिलाफत थी और वो बाद में खत्म हुई मुस्तफा कमाल पाशा, तो जो अल्लामा इकबाल थे, और वो उस खिलाफत को खिलाफत मानते नहीं थे, वो इस सपोर्ट में नहीं थे, कायद आजम भी सपोर्ट में नहीं थे। वो कहते थे ये कोई खिलाफत थोड़ी है, ये तो बादशाही है, और इस्लाम बादशाही को तो नहीं प्रोमोट करता, इस्लाम खिलाफत, इस्लामी खिलाफत का निजाम थोड़ी था जो खत्म हो गया है। ठीक है, बहरहाल इनके जो अली ब्रदर्स के सेंटिमेंट बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, चुनाचा उन्होंने मुफ्तियों से फतवा दिला दिया कि जनाब ये जो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर इंडिया बना दें, ये अफगानिस्तान बना दें। तो कहते हैं ये जो इंडिया है इसको आप दारुल हरब करार दे दो। दारुल हरब मतलब इस्लाम को यहाँ से खतरा है, और मुसलमानों को हिजरत के लिए कह दो दारुल इस्लाम की तरफ, यानी अफगानिस्तान की तरफ। तो लाखों करोड़ों के करीब लोग जो हैं वो यहाँ से हिजरत कर गए उनके फतवे की वजह से, और बहुत हजारों की डेथ हो गई, क्योंकि अफगानिस्तानियों ने कहा कि हम इतने लोगों को कहाँ एडजस्ट करें भाई, खुश्क इलाका है हमारा, हम कहाँ से फूड पूरी करेंगे। तो बेशुमार लोग वापस आए, उनको माली नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। अच्छा, 1919 में एक वेमन यूनिवर्सिटी भी का क्याम हुआ पूना में। ये वैसे मैंने ऐड किया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद पूछ ले कभी, पूछ लेता है। लॉर्ड रीडिंग 1921, वैसे तो इसका नाम बड़ा सारा है और काफी मुश्किल है, लेकिन इसको लॉर्ड रीडिंग के नाम से जाना जाता है। 1921 से 26, इसके दौर में हिजरत मूवमेंट हुई, वो मैंने पहले ही बता दिया, हिजरत मूवमेंट दारुल हरब, और ये इसके एक्चुअल में लॉर्ड रीडिंग के दौर में हुई थी। और एक और वाकया हुआ, चोरा चोरी का वाकया 1922 में। होता क्या है, अब देखें, खिलाफत मूवमेंट अभी चल रही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रही है, दोनों को लीड कौन कर रहा है, गांधी। अब उसी जो मूवमेंट जगह जगह तो चल रही है, क्या होता है कि कुछ इंडियंस को, कुछ मुसलमानों को कुछ गिरफ्तार करके ले जाते हैं पुलिस वाले, और चोरा चोरी का एक गांव का नाम है, तो चनाचा वहां पर सारा गांव इकट्ठा होता है, थाने को आग लगा देता है, कई 22 पुलिस वाले मार देते हैं, 22 पुलिस वालों, आग वाले आग में जल के मर जाते हैं, कोई बचते हैं उन्हें पीट पीट के मार देते हैं। तो जब ये इंसिडेंट या खबरों में छपता है, तो गांधी वैसे परेशान था कि सारे मुसलमान जेलों में चले गए हैं, मैं इतनी सारी दो दो मूवमेंट्स को कैसे लीड करके लेकर चलूं। तो नाचा वो कहता है जनाब अब ये मूवमेंट सत्याग्रह नहीं रही है, और मैं जो ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं तो पीसफुल मूवमेंट का कहा था ना, नॉन वायलेंट, अब तो इसमें वायलेंट होने शुरू हो गए। तो नाचा यहाँ पर मतलब जब सारी मुस्लिम क़ियादत जेलों में थी, तो गांधी ने मुसलमानों को खैरबाद कह दी। इससे भी जाहिर होता है कि वो अ, यानी कि वो मुसलमानों के हक में नहीं है। अच्छा, एक बात जो पीछे मैं मिस कर गया हूँ, वो ये 1920 में जब इसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है, गांधी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आगाज किया, तो कायदे आजम इसके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खिलाफ थे। तो 1920 में कायदे आजम ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था। ठीक है जी।
तो वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी 1920 से स्टार्ट हुई थी, और चोरा चोरी का जो वाकया 22 में हुआ, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हो गई। इसी तरह जो खिलाफत मूवमेंट थी वो 1919 में स्टार्ट हुई थी और 1924 में एंड हो जाती है वो। ठीक है। अच्छा, ये जो 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हो गई, तो 1923 में मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी भी बना ली थी। ठीक है, वो असल में कांग्रेस का ही एक पार्ट था स्वराज पार्टी। तो उससे आप परेशान नहीं होना। लेकिन ये आया हुआ था पीपीएससी में एक एमसीक्यू, तो स्वराज पार्टी कब बनी 1923 को। तो ये क्यों बनी थी, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हो गई थी, तो उसको एक्चुअल में, क्योंकि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलती रहती तो वो गांधी पे ये होता ना कि खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट करे वो, तो वो खत्म करके इन्होंने स्वराज पार्टी टाइप बना लिया। और इधर जो है 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की में अपनी एक डेमोक्रेटिक हुकूमत बना लेते हैं, और इस तरह से खिलाफत मूवमेंट का भी इख्तिताम हो जाता है। चलें जी, उम्मीद है बातें कॉम्प्लेक्स नहीं हुई होंगी। हाँ, ये होता है देखो, काफी सारा मतलब लेंथी लेक्चर होता है, तो कुछ दरमियान में शफलिंग हो जाती है इतनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना। लेकिन अगर 98% वो बेहतरीन है, तो 2% को एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि इश्यूज हो जाते हैं बाज़ औक़ात, इंफॉर्मेशन स्लाइड्स ऊपर नीचे या कोई राइटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो बहरहाल ये जितना भी कंटेंट है, ये सिर्फ पीपीएससी के लिए, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस वन पेपर एमसीक्यूज, इन लेक्चर्स से ही आएगा 99%। 1% इधर उधर हो जाता है अगर पेपर मुश्किल बनाए तो। बाकी इनको आप याद करें, मैप्स बनाएं जो प्रीवियस दिए हैं। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।